All right, chapter number 14, which is basically a third chapter for your A2 biology. So, can you tell me what do you understand by the term homeostasis? The maintenance of a constant internal environment. Get the maintenance of constant conditions within the body. अब उन constant conditions में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि Blood glucose, गुड ग्लूकोज लेवल्स, temperature. टेम्परेचर, गुड। ठीक है, फिर ऑस्मो रेगुलेशन होती थी, ऑस्मोलैरिटी को देखने के लिए। टेम्परेचर के लिए थर्मो रेगुलेशन कहते थे। ब्लड ग्लूकोज के लिए भी ऑस्मोलैरिटी उसके अंदर आ जाती है, ग्लूकोज अप डाउन, फिर इंसुलिन का प्रोड्यूस, कि सारा कुछ आपके पास होम्योस्टेसिस में आता है। सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न एंड एक्सप्लेन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म होम्योस्टेसिस एंड व्हाई होम्योस्टेसिस इंपॉर्टेंट फॉर मैमल्स। Explain the principles of homeostasis, कि stimuli क्या है, receptors, effectors, what is the negative feedback, what happens, deamination पढ़ेंगे, फिर किडनी के फंक्शन, ब्लड वेसल्स, नेफ्रॉन, ये सारे उसके अंदर आएंगे। यूरिनेशन, फॉर्मेशन, द होल, ये पूरा जो किडनी वाला पार्ट है, दिस इज कंपल्सरी, हर साल आता है। होम्योस्टेसिस इज दैट चैप्टर जो हर साल पेपर में आएगा। एनर्जी, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ऐसे हैं कि हर साल नहीं आते, कोई एक आ जाता है उनमें से, या कभी कभार दोनों भी नहीं आते। देन किडनीज कैसे कंट्रोल करी है, द वाटर पोटेंशियल ऑफ द ब्लड, कैसे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स सेपरेट करें, द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिनकी टर्म्स हमने आईजीसीएसई एक्सक्रीशन चैप्टर 13 आपका एक होता था, उसके अंदर ये टर्म्स पढ़ी थी क्या होती थी। तो अब उसकी हमने डिटेल Mhm. देखनी है with diagram that how does the whole process actually takes place. Then how we are going to describe the principles of cell signaling, a very interesting topic है cell signaling क्या होती है। आपने चैप्टर 4 एएस में पढ़ा है कि हर सेल के बाहर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, जिनका काम वहां Mm, लिखा था सेल सिग्नलिंग। अब वो होती है, दैट इज अ mm. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सेल सिग्नलिंग, एंड यू विल हैव फन। एक्सप्लेन हाउ ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इज कंट्रोल्ड, और फिर आगे कुछ यूरिन टेस्ट स्ट्रिप्स हैं, बायोसेंसर्स, जो लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह में हम कैसे यूज करते हैं। सो talking about 14.1 homeostasis, to function efficiently, organisms have to control their systems to keep their internal conditions near constant. This is called homeostasis. Information about conditions inside the body and the external surroundings are detected by sensory cells. आपकी बॉडी में सेंसरी सेल्स होते हैं, आपकी बॉडी के बाहर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी टिश्यूज होते हैं, स्किन है जैसे दी वेरी कॉमन एग्जांपल, सेंसरी है। मैसेज कहीं से तो प्रोसेस शुरू होना है। प्रोसेस कोई सा जो चेंज है, एक चेंज आपने जब शुरू करने, कहाँ से होगा, जब कोई चीज सेंस होगी, कोई सिग्नल तो मिले कि यार हाँ चेंज की जरूरत है, दैट इज गोइंग टू बी डिटेक्टेड बाय योर सेंसरी सेल्स। सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कंट्रोल्ड इन होम्योस्टेसिस आर core body temperature, metabolic wastes, blood pH, blood glucose concentration, water potential of the blood and the concentration in the blood, respiratory gases, oxygen का, ये हर चीज होम्योस्टेसिस के अंदर आती है। आपका थर्मो रेगुलेशन, आपने आईजीसीएस में पढ़ा हुआ है कि जब ठंड होती है तो लोग क्या क्या करते हैं कि, ऐसे नहीं होता कि और शिवरिंग करेंगे, फिर उनके हेयर्स इरेक्ट हो जाएंगे। और जब गर्मी होगी तो उल्टा करेंगे, गर्मी में दे आर गोइंग टू स्वेट, उनकी वेजर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, उनके हेयर्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट, शायद मैंने उल्टा बता दिया, ठीक है। और फिर ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर भी देखा हुआ है, ब्लड ग्लूकोज का थोड़ा सा पार्ट आई गेस आईजीसीएसई में था कि अगर बंदे में शुगर कम हो जाए, एकदम से ग्लूकागॉन बनता है ताकि वो वापस से ग्लूकोज प्रोड्यूस करे बॉडी में। अगर बंदे में ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाए, विच इज वेरी कॉमन, तो हमारे पास इंसुलिन होती है पैंक्रियाटिक सेल में, वो आइलेट्स लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, दे प्रोड्यूस इंसुलिन। तो इंसुलिन जल्दी से ग्लूकोज को ना जल्दी जल्दी ग्लाइकोजन में वापस कन्वर्ट कर। तो ये सारी चीजें बहुत शदीद डिटेल में हमने पढ़ी, दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है एक ऑर्गेनिज्म की, आपने जैसे डिफाइन किया, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मींस इनसाइड द बॉडी, एंड दीज आर द कंडीशन इन विच सेल्स फंक्शन। फॉर अ सेल इट्स इमीडिएट एनवायरनमेंट इज द टिश्यू। सबसे पहले सेल्स के बाहर क्या चीज आती है, टिश्यू। टिश्यू के बाहर आपके पास ऑर्गन आते हैं, ऑर्गन के बाहर फिर आपका ध्यान ऑर्गन सिस्टम तक जाएगा पूरा। अब सेल्स के फॉरन इमीडिएट एनवायरनमेंट जो उनका इर्द गिर्द है, वो है टिश्यू फ्लूइड। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट सेल्स है, इनका जो टिश्यू है उसका नाम क्या है, ब्लड। उनका जो बिल्कुल इमीडिएट एनवायरनमेंट है वो क्या है, द ब्लड। रेड ब्लड सेल्स का इमीडिएट एनवायरनमेंट इज द ब्लड, एंड मेनी फीचर्स ऑफ द टिश्यू फ्लूइड इन्फ्लुएंस हाउ वेल द सेल फंक्शंस। थिकनेस ऑफ ब्लड, थिननेस ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। फोर फीचर्स ऑफ द टिश्यू फ्लूइड दैट इन्फ्लुएंस द सेल आर, टेम्परेचर क्या है उस फ्लूइड का इस वक्त,
आपके इवन हार्ट के इर्द गिर्द, हार्ट के जो कार्डियक टिश्यू है वो कितना थिक है, वो कितना हेल्दी है, उसका टेम्परेचर क्या है, क्या उसमें वो सारे एंजाइम्स हैं। आपका इम्यून सिस्टम डिपेंड्स ऑन योर वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आपके ब्लड है, आपका जो टिश्यू है, ब्लड इज अ टिश्यू, रिमेंबर दैट। अब वाइट ब्लड सेल्स आर देयर इन द ब्लड। किसी के ब्लड में कितना आयरन है, जाहिर सी बात है अच्छा आयरन होगा, आपका ब्लड अच्छा होगा, ज्यादा एक प्रॉपर एक उसकी एक मेंटेन डेंसिटी होगी, उसकी एक मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन होगी, तभी वाइट ब्लड सेल्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिन लोगों में आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी का सबसे पहला इम्पैक्ट कहाँ जाता है, ब्लड पे। क्या वो ब्लड टिश्यू ही अगर सही परफॉर्म नहीं करेगा, तो क्या हो, जो उस टिश्यू के अंदर आपके पास रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, आपके सारा इम्यून सिस्टम वहां डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उधर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ब्लड के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स है, उस पर आपका सारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड कर रहा है। तो अगर टिश्यू ही नहीं सही फंक्शन करेगा, तो हाउ आर सेल्स गोइंग टू फंक्शन, गॉट इट? तो टिश्यू के Yes. अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर टिश्यू का फर्क है, जैसे कि लो टेम्परेचर स्लो डाउन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और हाई टेम्परेचर ज्यादा इंक्लूडिंग एंजाइम डीनेचर कर देंगे। तो बड़ा जरूरी है कि आप एग्जैक्ट क्या टेम्परेचर रखो, 37। अब ब्लड का टेम्परेचर, लेट्स से अगर कोई भी टिश्यू है, नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली ब्लड, आपका अगर 37 से बहुत नीचे चला जाता है बॉडी का टेम्परेचर, तो रिएक्शन स्लो होगा। 37 से बहुत ऊपर चला जाता है तो रिएक्शन तेज तो हो जाएगा, एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे। मेंटेन रखना है, होम्योस्टेसिस इज मेंटेनेंस, ना कम ना ज्यादा, जस्ट कीप इट अ बैलेंस। वाटर पोटेंशियल टिश्यू फ्लूइड का इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। इफ द वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेज, वाटर तो सेल से बाहर आ जाएगा। अगर आपके ब्लड के अंदर, लेट्स से वो कहते हैं ना, पानी पीते रहे, अगर आपके ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो गया, वो थिन नहा रहा, तो क्या होगा, आपके रेड ब्लड सेल्स में जितना वाटर है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल। आपके रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं, श्रिंक। श्रिंक होके उनकी शेप हो जाती है, आई गेस उसको क्रीनेशन कहते हैं, इस तरह की हो जाती है। और जब वो इस तरह के हो जाए तो क्या होगा उससे, ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स तो होते ही खोखले हैं, खाली हैं, ना कोई ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज अपने अंदर बिठानी है, और वो क्या है, ऑक्सीजन। वो भी आपका एरिया छोटा होगा, तो इतनी सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, हाउ इट इम्पैक्ट्स एवरीथिंग। सिर्फ एक वाटर पोटेंशियल की वजह से सेल से पानी बाहर आया, सेल छोटे हो गए, सेल में वॉल्यूम नहीं रहा, पतले से हो गए, ऑक्सीजन नहीं आ सकती थी, ट्रांसपोर्ट नहीं हो गया ऑक्सीजन की, बंदे को सांस नहीं आएगा, बंदा क्या, खत्म। तो कॉजिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द सेल, और स्लो और स्टॉप इट, और अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, फट जाएगा। हमारे एनिमल सेल्स में इज देयर अ सेल वॉल, देयर इज नो सेल वॉल, व्हाट्स गोना हैपन, इट्स गोना बर्स्ट। तो ये सारा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस का कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर नंबर 4.5 एएस में से पता है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। अब ग्लूकोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल फॉर रेस्पिरेशन। आप कहोगे ब्लड ग्लूकोज हाई होना क्यों, मसला क्यों है? ये तो अच्छी बात नहीं कि बंदे में ज्यादा ग्लूकोज है, ज्यादा ज्यादा कार्ब्स खा रहा है, वो तो ज्यादा अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब, लेकिन ये क्या है, लैक अगर हो, अगर कम हो तो रेस्पिरेशन कम होगी या स्टॉप हो जाएगी, सेल्स के पास एनर्जी नहीं आएगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाए, तो आपको क्या लगता है, इज इट गुड? क्योंकि रेस्पिरेशन तो बहुत अच्छी होती है, बट इट्स बैड एज, क्योंकि ग्लूकोज जितना ज्यादा होगा, ग्लूकोज इज अ सोल्यूट, राइट? अगर सोल्यूट ज्यादा होता है तो याद रखिए आपका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपका दोबारा से ऑस्मो रेगुलेशन का इशू आ जाएगा। इट कैन डिस्टर्ब योर मेटाबॉलिज्म एज वेल। तो ना बहुत ज्यादा ग्लूकोज अच्छा है, ना बहुत कम ग्लूकोज अच्छा है, गॉट इट? Yes. pH, pH is also a very important factor. Can you tell me how is pH an important factor then? Enzyme activity. How does it affect the enzyme activity? So, for example, if the pH is like more than like 7.0, then like obviously the enzymes would function less efficiently and they will be denatured. अगर ज़्यादा कम अगर 6.0 and 7.0 से कम होगा, तो there's enough pH to make like a reaction occur to make the enzyme actually work. गुड, गुड, एग्जैक्टली, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द एंजाइम एक्टिविटी, जैसे टेम्परेचर करता है उसी तरह पीएच भी करता है। बट पीएच का जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा फर्क होता है। टेम्परेचर इज लाइक दिस, ऑप्टम पे गया, ये सीधा डी नेचर। पीएच का क्या है, जरा आहिस्ता से होता है, इट जस्ट अफेक्ट्स एक्टिव साइट वेरी 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 स्लोली। आपका टेम्परेचर तो सारे बॉन्ड्स मार देता है, पीएच क्या करते हैं, उन बॉन्डिंग में थोड़ी सी शेप चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता लाता है। तो इनका ग्राफ एक दफा A2 के अंदर भी आया हुआ था, इवन दो इट्स अ पार्ट ऑफ एएस, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टेम्परेचर और पीएच का थोड़ा सा फर्क इफेक्ट होता है। पीएच जरा सा हल्का है,
सो इन जनरल होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स क्या करते हैं? दे वर्क बाय कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, विच कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। एंड रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। आपको पता है कि ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में क्या था, वो प्लाज्मा वाला वो सारी गेम, इट्स नॉट अ सिंगल थिंग, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? सो देर आर कंट्रोल Yeah. मैकेनिज्म्स फॉर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड एज वेल। फिर कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे कि इवन आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इवन योर मेंटल हेल्थ कैन यू डिस्टर्ब योर ब्लड कॉम्पोजिशन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल, कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी आपकी होम्योस्टेसिस को बिल्कुल तबाह करके रख देते हैं। और इसके अलावा वाटर पोटेंशियल हो गया, ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। सो इन IGCSE you have studied a feedback mechanism. Can you tell me what is a feedback mechanism? ये क्या है? डायग्राम एक्सप्लेन करें मुझे। हमने जो ICS में पढ़ा था, there was something called negative feedback, in which like there's like some sort of change in the body, which causes the body's mechanisms to return to normal. That's हम्म। what I learned. Negative feedback. That's it. आसान अल्फाज में, अगर कोई चीज कम हुई है उसको वापस सेट पॉइंट पे लाओ बढ़ा के, अगर कोई चीज बढ़ गई है तो उसको वापस सेट पॉइंट पे लाओ कम करके। कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। फैक्टर राइजेस अबव द सेट पॉइंट, राइज हो गया, रिसेप्टर्स ने वो चेंज डिटेक्ट किया। फिर रिसेप्टर्स ने क्या किया? रिसेप्टर्स ने अफेक्टर्स को कहा, अफेक्टर्स ने क्या किया? डिक्रीज किया उस फैक्टर को और वापस उसको मेंटेन कर दिया। फिर फैक्टर फॉल्स बिलो सेट पॉइंट, दोबारा रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया, अफेक्टर्स के पास गया कि भाई अब वापस अब बढ़ाओ, अब कम नहीं करना। अफेक्टर्स ने बढ़ाया और दोबारा से इंफॉर्मेशन लेके फिर चला गया कि नाउ इट हैज रीच द सेट पॉइंट। कैन यू टेल मी, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में, व्हाट इज a central nervous system and a peripheral central system? Peripheral. Okay, wait. So the central nervous system includes the spine and the brain, Hmm. and the PNS. Wait, let me remember. It Peripheral. was the nerves. द न्यूरॉन्स, That एग्जैक्टली, ठीक was, है। yeah. आपका सेंट्रल क्या है? आपका स्पाइनल कॉर्ड है और आपका ब्रेन है। अब ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से जो बाहर और न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, दे आर योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो व्हाट इज होम्योस्टेसिस? वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है बार बार, और फीडबैक मैकेनिज्म की भी आती है बार बार। द मेंटेनेंस ऑफ अ relatively constant internal environment for the cells within the body. And what is the negative feedback? It is a process in which a change in some parameter, for example blood glucose concentration, brings about processes which is turn it towards normal as well. Receptor क्या है? It can be a cell or a tissue that is sensitive to a specific stimulus and communicates with a control center by generating nerve impulses or sending a chemical मैसेंजर। अफेक्टर क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्किन थी सेंसर, मैंने मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख दिया, मेरी उंगली सेंसर थी, उसने सेंसरी न्यूरॉन को बताया, सेंसरी न्यूरॉन गया रिले न्यूरॉन के पास, ठीक है। नहीं, सेंसरी न्यूरॉन गया, हाँ, रिले न्यूरॉन के पास, रिले न्यूरॉन गया मोटर न्यूरॉन के पास, मोटर न्यूरॉन फिर अफेक्टर के पास आता। तो ये भी अभी हमने पूरी सीक्वेंस पढ़नी है। अफेक्टर क्या हो सकता है? वही चीज भी हो सकती है। अगर मेरा स्किन ही सेंसरी ऑर्गन था, मैं उंगली से लेके गया, माई स्किन वॉज द सेंसरी ऑर्गन, हाथ पीछे कैसे हटाऊंगा? मेरा जो आर्म का मसल है, मेरे बाजू का जो मसल है, मसल हो सकता है फैक्टर। या फिर ये तो फिजिकल हो गया ना, बिल्कुल। अगर कोई केमिकल सेंस हो गया, लेट्स से, ये तो फिजिकल था कि मैंने आके गर्म आग के ऊपर हाथ रख दिया, मोमबत्ती के ऊपर मैंने बाजू पीछे हटाया, तो यहाँ पे मेरा फैक्टर क्या था? मसल। अगर कोई हार्मोन ज्यादा हो गया, ठीक है, हार्मोन को वापस, हार्मोन का इफेक्ट कौन चेंज करेगा? ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? कैन यू टेल मी? There's like the different types of glands द in कॉमन, the nervous system. Is that what you're asking? या कौन से होते हैं कॉमन वाले? वो भी इसमें Wait. आएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन रिप्रोडक्शन चैप्टर एज वेल, और बहुत डिटेल, और वो बहुत लंबा चैप्टर है, इसके अंदर भी अभी आएगा। तो हार्मोनल पूरे बैलेंस का सिस्टम का चैप्टर ही बिल्कुल अलग है। तो मसल्स भी हो सकते हैं अगर कोई फिजिकल चेंज लाना है, और अगर केमिकल चेंज लाना है तो वो ग्लैंड्स हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, दो तरह की इंपल्सेस होती है। एक होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जिसकी वजह से मैं मूव कर रहा हूँ मसल्स को। फिर एक होती है हार्मोनल इंपल्सेस, जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती हैं, वो केमिकल इंपल्सेस होती है। द रिसेप्टर डिटेक्ट स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या हो सकता है? स्टिमुलस जैसे कि धूप, ठीक है, धूप है स्टिमुलस, मैंने आंखें बंद कर ली। या कोई डस्ट पार्टिकल चला गया, वो डस्ट पार्टिकल वाज अ स्टिमुलस। कोई भी ऐसी कंडीशन, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, एनी चेंज इन फैक्टर, और अंदरून बॉडी के अंदर वो स्टिमुलस क्या हो सकता है? चेंज इन ब्लड टेम्परेचर,
change in water potential, change in hormones or anything. These receptors are going to detect the stimuli and send the information about the changes they detect through the nervous system or the central control in the brain or spinal cord. The sensory information is known as the input. ठीक है, ये इनपुट आपको जाएगा कहाँ पे, सीएनएस पे। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाएगा, वहां से वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू अफेक्टर को बोलेंगे कि अब आउटपुट तैयार करो, क्या आउटपुट क्या देना है। एंड देन दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दोज करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, जो भी चेंज होने चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो एक्शन अब आप प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन देता है डॉक्टर कि अब ये करो, दैट शुड बी अ करेक्टिव एक्शन एज वेल। Continuous monitoring of the factors by receptors produces a steady stream of information to the control center. Remember, ये nervous system कभी stop नहीं होता, कंटिन्यूस बैलेंस हो भी गया ना, हल्का हल्का चलता रहेगा। कांस्टेंट उसको एक कहते हैं ना, हम सर्वेलेंस कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सर्वेलेंस मॉनिटरिंग प्रॉपर, उसकी फीडबैक चलता जाए कि अभी तक ठीक है, अच्छा दोबारा जाओ खबर लेके, अभी तक सब ठीक चल रहा है, वापस आओ। इट नेवर स्टॉप्स। ये नहीं कि आपको होम्योस्टेसिस हो गया, आईजीसीएस में ये समझते थे बैलेंस होगी, चीज बंद है नर्वस सिस्टम, इट कीप्स ऑन वर्किंग। इतना सभी चेंज हो गई, ये खबर पहुंचाता रहेगा, खबरी होता है, बार बार जाएगा चेक करने के लिए। एज अ रिजल्ट द फैक्टर फ्लक्चुएट्स अराउंड अ पर्टिकुलर आइडियल वैल्यू और सेट पॉइंट। उसको कोई ना कोई एक उसका आइडियल सेट पॉइंट होगा, जिसको पीछे से बताया होगा कि यार ये आइडियल है, ठीक है, इसी क्राइटेरिया के ऊपर जाके चेक करके आओ सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, यही तुम्हारा क्राइटेरिया है, इसी को देखो। और हर चीज का डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। टेम्परेचर का जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है, पीएच की बड़ी डिफरेंसेस होंगी, स्टमक का पीएच कुछ और होगा, लेग्स में पीएच कुछ और होगा, आपके माउथ में पीएच कुछ और होगा। हर जगह का पीएच के लिए एक एक इम्पल्स जाएगा कि यार वहां चेक करके वहां पे 6 ही है, नीचे जाओ स्टमक में वहां पे 4 ही है। एवरी बैलेंस रिक्वायर्स अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, सर्टेन एक बहुत अच्छा एक वर्ड आ रहा था, जरा बोलिए, एक प्रॉपर एक सेट पॉइंट होता है। So the mechanism that keeps changes in the factor near the send point is known as the negative feedback mechanism that you have seen over here. एक चीज बढ़ेगी कम करो, एक चीज कम होगी उसको बढ़ा दो। In these systems, an increase in the factor results in something happening that makes the factor decrease as well. Similarly, if there is a decrease in the factor, then something happens to make it increase. Homeostasis mechanisms involve negative feedback because it minimizes the differences between the actual value of the factor and the ideal value of the set point. The factor never stays exactly constant but fluctuates a little above and little below the set point as well. ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर माउथ का अगर है तो वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है बिटवीन 36.4 टू 37.6, एंड द एक्चुअल रेंज डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, एज, सेक्स, टाइम, जेंडर, डे, किधर आओ खाओ, बाहर हो घर में हो, क्या खा रहे हो, पानी पिए, कुछ खाया ठंडा, ये तो वेरी करता रहेगा। The homeostatic mechanisms in mammals require information to be transferred between different parts of the body. And there are two coordination systems in the mammals, the nervous system and the endocrine system. Can you tell me what is the difference between both of these systems? Okay, so in the nervous system, responses are usually quick, but they don't last as long. However, in the endocrine system, the response is rather slow, but it is long lasting because endocrine uses hormones and the nervous system uses nerves, like neurons, to like communicate. So that's the difference. ठीक है, तो Yeah. एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ही सारे आते हैं ना, एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, पिट्यूटरी वगैरह, ये सारे वो एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। सारे ग्लैंड्स इधर आते हैं, मस्कुलर ग्लैंड्स अलग होते हैं। इन द नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिटेड अलोंग न्यूरॉन्स, और एंडोक्राइन सिस्टम में न्यूरॉन्स के बजाय क्या यूज होते हैं, हॉर्मोन्स विच ट्रेवल थ्रू। Hormones. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग डिस्टेंस सेल सिग्नलिंग। इसका A2 में बार बार सवाल आता है, जो हम आगे पढ़ के व्हाट इज द डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ किसके थ्रू होती है, कौन फास्ट है कौन स्लो है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, एक का इलेक्ट्रिकल एक का ब्लड, और कैरियर क्या है, एक का न्यूरॉन एक का हार्मोन, तेज कौन सा है, नर्वस सिस्टम तेज, एंडोक्राइन स्लो है। और लेकिन परमानेंट और जरा लॉन्ग लास्टिंग चेंज किसका है, लॉन्ग लास्टिंग चेंज और स्पीड में फर्क है। एंडोक्राइन सिस्टम देर लगाता है, लेकिन जब चेंज करता है तो काम पक्का करता है फिर, तो ये भी एक फोर्थ डिफरेंस है। नर्वस सिस्टम तेज तो है लेकिन काम थोड़ा अधूरा होता है, बार बार चेक एंड बैलेंस चाहिए होता है। तो ये डिफरेंसेस आगे आएंगे, मेरे ख्याल से बुक में टेबल बना हुआ है। Sometimes control mechanisms do not respond via negative feedback. If a person breathes air that has very high carbon dioxide content, a high concentration of the carbon dioxide in the blood results, and this is sensed by the carbon dioxide receptors as well. तो breathing rate increase हो जाएगा। बंदे में ऑक्सीजन कम है या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसी तरह आपकी ब्रीथिंग भी कंट्रोल हो रही है, वो भी तो कंट्रोल मैकेनिज्म है, कम करनी है ज्यादा करनी है।
अगर ऑक्सीजन कम पड़ गई है तो पर्सन ज्यादा तेज सांस लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई निकालने तो भी लंबा बंदा सांस लेगा, सो पर्सन ब्रीथ फास्ट एंड फास्टर. This is an example of a positive feedback as well. You can see that positive feedbacks cannot play any role in keeping the conditions in the body constant. Body positive feedback करना ही है. पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ऑपोजिट चीज है, लेकिन मसला क्या है कि दोनों का मैकेनिज्म एक ही है, क्या है? ब्रीथिंग. क्यों? अब फर्क समझो. नेगेटिव फीडबैक का तो समझ आ गया. पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो आप क्या करोगे बताओ? ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है. बस. Okay, so you're gonna breathe in more. ठीक है. अब उल्टा, अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ऑक्सीजन कम है, फिर क्या करोगे? You're gonna breathe out more. ये कैसे पॉसिबल है? मुझे पहले ये समझाओ, ये करोगे कैसे? दोनों में क्या है? फास्टर ब्रीथिंग होगी ना. आप ऐसा तो कर नहीं सकते इनहेल कम करो आप एक्सहेल ज्यादा कर रहे हो, ठीक है. दोनों में क्या है? फास्टर ब्रीथिंग है. दिस इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि इन दोनों का जो इफेक्टिव मैकेनिज्म है दैट इज दी सेम. नेगेटिव फीडबैक में तो अलग चीज है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है दोनों का इफेक्ट. अगर ग्लूकोज बॉडी में ज्यादा हो गया तो मैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करूंगा. अगर ग्लूकोज बॉडी में कम हो गया तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करूंगा. दोनों रिएक्शंस के सेल्स फर्क है, एक में अल्फा सेल्स हैं एक में बीटा सेल्स हैं. दोनों के हार्मोन फर्क है, एक में ग्लूकागोन है एक में इंसुलिन है. यहाँ पे क्या है जनाब? दोनों का रास्ता क्या है? नाक. दोनों ने आना कहाँ है? लंग्स में. दोनों का मैकेनिज्म भी एक ही है, क्या है? तेज सांस लो. दिस इज नोन एज अ पॉजिटिव फीडबैक. गॉट इट? Yes. गुड. अफेक्टर क्या होते हैं? एनी टिश्यू ऑर्गन दैट कैरीज आउट एन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. मसल्स, ग्लैंड, ये सारे अफेक्टर हो सकते हैं. मसल्स तब होंगे अगर आपके पास नर्वस सिस्टम हो. ग्लैंड्स कब होंगे? अगर वो एंडोक्राइन सिस्टम होगा. स्टिमुलस क्या है? अ चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दैट इज डिटेक्टेड बाय अ रिसेप्टर एंड मे कॉज अ रिस्पॉन्स. Corrective action, a response or series of responses that return a physiological factor to the set point, so maintaining a constant environment for the cells within the body. सेट पॉइंट वो एक आइडियल वैल्यू होती है जिसके अराउंड अबाउट आपको मेंटेनेंस करनी होती है. हार्मोन इज अ सब्सटेंस क्रिएटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज कैरिड इन ब्लड प्लाज्मा टिश्यू फ्लूइड और एनी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी वेयर आपने वो इफेक्ट को का वहां जहां आपने काम करवाना है उससे. Positive feedback, in which a change in some parameters, such as a physiological factor, brings about processes that move its level further in the direction of the initial change. Got it? Yes. Good. What is excretion? Removal of unwanted waste Waste products. products from the body, ठीक है, in the form of urine, Yes. feces, sweat. ये सारे आपके पास क्या होते हैं? These are excretion mechanisms. Even breathing, respiration, all these metabolic reactions that occur within the body produce unwanted substances. Some of these are toxic, poisonous, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, unwanted amino acids, extra salts. The removal of these unwanted products of metabolism is known as excretion. Many excretory products are formed in humans, but two are made in much greater quantities than the other, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया. वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो याद रखने. ये दो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड तो कंटिन्यूसली दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स दैट आर respiring aerobically. The waste carbon dioxide is transported from the respiring cells to the lungs in the bloodstream, and the gas exchange then occurs within the lungs, and the carbon dioxide diffuses from the blood into the alveoli, और वो breathe out आप करते. तो आपने ये चैप्टर नंबर 9 में पूरी चीज पढ़ी हुई है. यूरिया क्या है? ये तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कहा हुआ कहाँ से प्रोड्यूस है और कैसे बाहर चला गया. यूरिया एक सब्सटेंस है विच इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर. इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एक्सेस अमाइनो एसिड, और इसको हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट भी कहते हैं. इसमें नाइट्रोजन है. यू नो कि अमाइनो एसिड इज द ओनली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन द बॉडी दैट कंटेन्स नाइट्रोजन, एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लिवर टू द किडनीज इन द सोल्यूशन इन ब्लड प्लाज्मा. क्योंकि एक्सक्रीशन किसका काम है? किडनीज का. लिवर में प्रोड्यूस हो रही कोई भी चीज है, डाइजेशन में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही किडनी में जा रही है, लिवर में जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो किडनी में जा रही है, ताकि किडनी क्या करे? वो यूरिया रिमूव कर दे फ्रॉम द ब्लड. ब्लड वापस कर दे, ब्लड सर्कुलेटरी रखे बॉडी में,
लेकिन यूरिया को एक्सक्रीट कर दे वाइल डिजॉल्व्ड इन वाटर, ताकि वो यूरिन के थ्रू निकल जाए वाटर में मिक्स करके यूरिया को, इट कैन बी एक्सक्रीटेड। गॉट इट? Yes. व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ डीएमाइनेशन? It's the breaking down of excess amino acids in the liver. ठीक है। इफ मोर प्रोटीन इज ईटन देन इट इज नीडेड, बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, द एक्सेस कैनॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी एंड इट वुड बी वेस्टफुल। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप you should get rid of all the excess because the amino acids provide useful energy. To make use of this energy, the liver removes the amine groups in a process known as deamination. Now, figure 14.3 can show you how deamination takes place in the liver cells. कि basically ये है एक amino acid। अमाइनो एसिड में एक आर ग्रुप होता है, ये आर ग्रुप क्या होता है, कैन यू टेल मी? Is radical माशा, amino. इट इज अ वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। वेरिएबल ग्रुप क्या करते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। ये वाला जो हिस्सा है हर अमाइनो एसिड का सेम होता है, लेकिन आर ग्रुप आपके पास 20 किस्म के होते हैं। CH3 भी हो सकता है, तो वो मिथियोनिन बन जाएगा। ठीक है, CH2OH होगा यहाँ तो वो सिस्टीन बन जाएगा। आर ग्रुप इज डिफरेंट फॉर ऑल, ये वेरिएबल ग्रुप है। लेकिन हर अमाइनो एसिड में एक चीज कॉमन है, विच इज दी एमाइन ग्रुप NH2, जिसको हमने अब रिमूव करना है। दिस इज नोन एज डीएमाइनेशन, एमाइन रिमूव करना है टुगेदर विद एन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम एज वेल। लेकिन फर्क क्या है कि आपको साथ एक हाइड्रोजन एटम भी रिमूव करना है, ताकि ऑल कलेक्टिवली, एमाइन तो होता है NH2, NH2 के साथ एक और हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या प्रोड्यूस हो गया अलग से, NH3। सो द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इज ऑल्सो डीएमाइनेशन, के एमाइन रिमूव किया, एडेड विथ हाइड्रोजन, और अमोनिया हैज बीन प्रोड्यूस्ड। ये जो पीछे रह जाता है, दिस इज नोन एज कीटो एसिड, जो कि या तो रिस्पायर हो जाता है, यूज हो जाता है, या फिर हम इसको फैट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर वो कीटो एसिड आपके पास ऑक्सैलो एसीटेट, क्रेब्स साइकिल के अंदर जो हमने 5 कार्बन कंपाउंड पढ़ा था ना, एक बिल्कुल शुरू में जो 4 कार्बन Mm. कंपाउंड आता है, Yes. उसमें कीटो एसिड आपको, Yes. तो या तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर अगर क्रेब्स साइकिल और ग्लूकोज वाली फॉर्म बनी तो इसको हम फैट्स बनाने में भी यूज कर लेते हैं। एमोनिया अब जो प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि हमने डीएमाइनेशन की, डीएमाइनेशन से एमोनिया प्रोड्यूस होगी। इट इज अ वेरी सॉल्युबल एंड अ हाईली टॉक्सिक कंपाउंड, एंड इन मैनी aquatic animals, for example fish that live in fresh water, ammonia diffuses from the blood and dissolves in the water around the animal. However, in terrestrial animals such as humans, ammonia increases the pH in the cytoplasm, and it interferes with the metabolic processes such as respiration and with the cell signaling as well. फिर और ये ब्रेन के अंदर भी सेल सिग्नलिंग वगैरह को इंटरफेयर करता है, फिर अगर ये ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाए। डैमेज इज प्रिवेंटेड बाय इमीडिएटली कन्वर्टिंग अमोनिया टू यूरिया। तो सबसे पहले क्या किया, एमाइनो एसिड था, एमाइनो एसिड में से आपने निकाल लिया एमाइन, एमाइन को हाइड्रोजन से ऐड करके कर लिया NH3। अब NH3 भी हार्मफुल है, NH3 को आप कन्वर्ट करोगे यूरिया में, और इसको अब आप कहाँ भेज दोगे, किडनीज में। यूरिया में जल्दी जल्दी क्यों कन्वर्ट कर दी, क्योंकि थोड़ा सा लेस हार्मफुल है दैन अमोनिया, लेस टॉक्सिक भी है। Several reactions known as the urea cycle are involved in the combining ammonia and carbon dioxide to form urea. An adult human produces around 25 to 30 grams of urea per day, and it is the main nitrogenous excretory product of humans. We also produce small quantities of other nitrogenous excretory products such as creatinine, uric acid। क्रिएटिन एक सब्सटेंस भी होती है, क्रिएटिनिन और क्रिएटिन फर्क है, ठीक है। क्रिएटिन इज मेड इन लिवर फ्रॉम सर्टेन अमाइनो एसिड्स, ये सारे नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट्स हैं। यूरिया, दूसरा यूरिक एसिड, तीसरा क्रिएटिनिन, चौथा क्रिएटिन। लेकिन मेन जो है वो यूरिया है, और सबसे हार्मफुल यूरिया है। बाकी भी हैं क्रिएटिन, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, बट दे आर इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। क्रिएटिन जो है, इसकी एक अच्छी बात ये हम आगे पढ़ेंगे, ये मसल्स यूज कर लेते हैं, मसल्स इनको कन्वर्ट कर लेते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट में, और उसको एज एन एनर्जी स्टोर यूज करते हैं। इसका काम क्या होगा वो हम आगे वाले अभी टॉपिक्स में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिन फॉस्फेट which acts as an energy store inside your muscles. However, some is converted to creatinine as well and then excreted. Uric acid is made from the breakdown of purines from nucleotides, not from amino acids. Can you tell me what are purines? No. आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स की दो टाइप्स थी, चैप्टर 6 AS, क्या थी वो? Yeah. प्यूरीन्स, भूल गए, और पिरामिडीन्स। प्यूरीन्स के अंदर आती हैं एडेनिन और गोनिन,
पिरामिडीन्स के अंदर क्या? यूरेसिल, थाइमीन, साइटोसिन, याद आ गया। जी याद आता है। प्योरीन्स डबल रिंग्ड होती हैं, पिरामिडीन सिंगल रिंग्ड होती हैं। ठीक है। Excretion क्या है? The removal of toxic or waste products of metabolism from the body. Urea is a nitrogenous excretory product produced in the liver from the deamination of amino acids. And deamination is the breakdown of excess amino acids in the liver by the removal of the amine group, ammonia, and eventually the urea are formed from the amine group. Now the urea diffuses from the liver cells into the blood plasma, और अब वो सारा एक्सक्रीट करना जरूरी हो गया है, क्योंकि वरना उसकी अगर बिल्डअप होगी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर, वो बहुत हार्मफुल हो जाएगा। तो अब वो अगर ब्लड का हिस्सा बन गया, ब्लड तो पास कर जाएगा किडनीज के थ्रू, जहां पे हम यूरिया को फिल्टर आउट करेंगे और वहां से एक्सक्रीट कर देंगे। टू एक्सप्लेन हाउ दिस हैपेंस, you must look at the structure of a kidney, which we are not going to start today. I guess आज के लिए बेसिक्स काफी हैं, because आगे it's gonna be a lot tough। और किडनी इज द टफेस्ट टॉपिक, इसको समझना ऑफ योर A2 बायोलॉजी, और हर साल ये कंपल्सरी टॉपिक है। सो डू रिवाइज 14.1 अगेन, राइट डाउन द मेन डेफिनेशंस, मैकेनिज्म्स, फीडबैक, ये जो टर्म्स है, ये सारी ऑरेंज टर्म्स अगर आपने याद करनी है, आपके चैप्टर बहुत सुकून से गुजर सकते हैं, ट्रस्ट मी। जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जितने रिएक्शंस हैं, अफेक्टिव स्टिमुलस, ये वो फलाना न्यूरॉन, CNS अफेक्टर, ये फीडबैक, वो फीडबैक, ये चीजें याद रख लें। all of your homeostasis chapter and the next 7 units, अभी एक यूनिट हुआ आज, the next 7 units all depend on these basic definitions that you have to revise today.